कब सरफेस करंट डेंसिटी कब पढ़ेंगे? सरफेस करंट डेंसिटी का यूज़ तब करते हैं व्हेन देयर इज नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर कंसिडरेबल क्रॉस सेक्शन एरिया है तो वी अप्लाई करंट डेंसिटी, एंड इफ देयर इज ए नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया देन वी यूज सरफेस करंट डेंसिटी। तो ये सरफेस करंट डेंसिटी के लिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा कोई वायर हो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल हो तो उसको हम लोग निकालेंगे तो सरफेस करंट डेंसिटी होगा। अब बच्चों नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया तो वायर भी होगा, वायर नहीं लेंगे, वायर के लिए ये नहीं है। मैंने लिखा है कि नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए मतलब सरफेस एरिया होना चाहिए। अब अगर एक वायर की हम बात करें, थिन वायर, तो उसका रेडियस नेग्लिजिबल होगा तो सरफेस एरिया 0 हो जाएगा। इफ देयर इज नो सरफेस एरिया देयर विल बी नो सरफेस करंट डेंसिटी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हेन वी यूज क्रॉस सेक्शन एरिया देन देयर विल करंट डेंसिटी, एंड व्हेन वी यूज सरफेस एरिया देन देयर विल सरफेस करंट डेंसिटी। अगर आप सरफेस एरिया लिख रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा आएगा? सरफेस करंट डेंसिटी की बात आ जाएगी। अब वो सरफेस करंट डेंसिटी के लिए हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे उसे दिखाते हैं आपको। कभी कभी सरफेस करंट डेंसिटी पूछ लेता है, बच्चों को नहीं समझ में आता, करंट डेंसिटी समझ जाते हैं, नंबर चाहिए प्लस तो आ जाता है माइनस, ये सब ध्यान देना है। एक हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको बच्चों, एक एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। देखो जैसे मान लो ये कोई प्लेट है, यहाँ पे ये कोई प्लेट है, ये वाला, और इस प्लेट पर चार्ज है। ये प्लेट कैसा है? थिन वॉल्ड प्लेट, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, थिन प्लेट है, थिन प्लेट, ये थिन प्लेट है। और बच्चों ये थिन प्लेट इधर ही चल रही है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया, और अगर चार्ज में मोशन है तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगी, और इधर जो इस साइड में इसकी हमने विड्थ ले ली या लेंथ यल ले लिया जाए, ये यल है, ये लेंथ यल है। अब मेरे को निकालना है सरफेस करंट डेंसिटी। तो सरफेस करंट डेंसिटी के लिए फर्स्ट फाइंड करंट, तो पहले हमें करंट निकालनी है। अब बच्चों अगर ये चार्ज सरफेस पे है ना तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया जाएगा सिग्मा। पहला काम है करंट निकालना। बताओ करंट का फार्मूला, शाबाश, I बराबर dq बाई dt, ये नेचुरल कॉन्सेप्ट। dq अपॉन dt लिखो, कुछ ना समझ आए ये लिख दो, dq बाई dt लिख दिया। अब आपको dq के लिए छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा, d लिखा है तो छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा। बच्चों लोग देखो मैं छोटा सा सेगमेंट ले रहा हूँ, ये ले लिया। ये ले लिया। अब इस छोटे से सेगमेंट पे ये चार्ज है, इसकी ये जो थिकनेस है ना इधर वाली, बच्चों लोग इधर वाली, इसकी कुछ विड्थ होगी और कुछ लेंथ है, तो लेंथ तो यल ही होगा, है ना, और विड्थ चलो हम लोग ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। ये जो थिन प्लेट यहाँ लिखा है उसको हटा नहीं सकते,
चलो यहाँ पे इधर नीचे इधर दिखा लो, यहाँ हट जाएगा ये, इसको v को इधर दिखा दो ऐसे, ये हो गया dx। अब चलो भाई dq का मान बताइए सभी लोग, बताने वाले लोग बच्चों। सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया क्या हुआ L इंटू dx। देखो ये L है और ये dx है, थोड़ा ये अच्छा दिख रहा है कलर इसका। डिवाइडेड बाई dt, अब dx अपॉन dt क्या होगा वेलोसिटी, तो सिग्मा LV, दिस इज द करंट I, ये करंट की वैल्यू आ गई। तो दिस करंट इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, सिग्मा फिक्स है, L फिक्स है, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और ये करंट को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल बिकॉज दिस इज नॉट इनसाइड द मेटल, किसी मेटल में चार्ज का मोशन नहीं है, पूरा सिस्टम ही चल रहा है। अब हमने करंट की बात तो आज नहीं किया ना, आज हमें क्या पढ़नी है, सरफेस करंट डेंसिटी। बच्चों ये सरफेस करंट डेंसिटी एक नया टर्म अक्सर टीचर लोग पूछ रहे हैं, आपकी किताब में है ये वर्ड, सरफेस करंट डेंसिटी SCD, और ये वैल्यू होगा करंट डिवाइडेड बाई इफेक्टिव लेंथ, मतलब लेंथ थ्रू विच करंट पासेस, करंट अपॉन इफेक्टिव लेंथ, मतलब करंट पर यूनिट लेंथ हो गया। तो एक करंट पर यूनिट एरिया है और एक करंट पर यूनिट क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब देखो अगर ये I करंट कंप्लीट L लेंथ में पास करेगी तो करंट पर यूनिट इफेक्टिव लेंथ I अपॉन L बराबर सिग्मा इंटू V। अब सिग्मा दिया जाएगा, V दिया जाएगा, रख लेना, सरफेस करंट डेंसिटी आ जाएगा। बच्चों एक पेपर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरे लोग रेडी हैं इसको लिखकर, समझ आ गया। सरफेस करंट डेंसिटी पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिग्मा इंटू V, भूल जाएंगे फार्मूला तो अच्छी बात है, निकाल लेना, dq अपॉन dt कर लेना, फिर करंट पर यूनिट लेंथ ले लेना, आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पे बेस अपने आप को जब फिक्स करोगे तब पूरे सवाल लगाओगे, नहीं तो कितने क्वेश्चन लगा लेंगे आप, एक एक चैप्टर पे 5-5 हज़ार सवाल लगा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है AIR 1 स्कूल वाला बच्चा, वो कहाँ इतना क्वेश्चन करता जितना आप कर रहे हैं, वो क्या इतना क्वेश्चन कर पाएगा, कभी कर सकता है वो, पॉसिबल नहीं है। स्कूल जाना है, प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी नोट्स बनाना है, बड़े बड़े सवाल लिखना है, नंबर भी उसका अपना स्कोर करना है, और ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाता है। वाई, बिकॉज उसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसे सवाल 5000 लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल 5 सवाल लगा के कॉन्सेप्ट ठीक कर लिया। इसके बाद आप 5000 पूछिए, आपको बैठा के बता देगा, क्योंकि उसको हमें पूरा चीज़ जब दिख रहा है तो हम तो सब जानते हैंगे। अब हम एक एक सवाल लगाएंगे तो जीवन बीत जाएगा, सवाल ही लगाते रह जाएंगे। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट ठीक करना चाहिए। आपका जो टाइम बढ़ जाता है प्रिपरेशन का, ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसका रीज़न यही होता है कि विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर, विदाउट चैप्टर क्लियर आप क्वेश्चन पे फिक्स हो जाते हो और क्वेश्चन रटने लगते हो, याद करने लगते हो, बार बार रिवीजन करने लगते हो कि रिजल्ट नंबर ही आंसर याद हो जाए, थोड़ा सा बदल दिया तो गलत हो गया। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट सेट करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर फार्मूला भूल जाए तो भूल जाए, आप करंट निकाल लेना, करंट पर यूनिट लेंथ ले लोगे तो आंसर आ ही जाएगा। याद क्या रखना है, ये करंट अपॉन इफेक्टिव लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या याद करना है, करंट अपॉन करंट डेंसिटी में क्या याद करना है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट में क्या याद करना है, dq/dt। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बस, बाकी तो सवाल बवाल चलता रहेगा। चलो फिर एक सवाल लगा ही लो बच्चों। देखो ये पेपर का क्वेश्चन है। पेपर में बच्चों एक सवाल दिया था, लिखा था कि कोई सिलेंडर है, थिन वॉल्ड सिलेंडर, उसमें लिखा था थिन वॉल्ड सिलेंडर, मतलब उसकी थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल।
हालो सिलेंडर समझ लो बस, ये हालो सिलेंडर है और इसके सरफेस पे चार्ज दे दिया, और जो चार्ज दिया था ना वो सिग्मा की वैल्यू दिया था पेपर में, और ये सिग्मा की जो वैल्यू दिया था ना बच्चों, ये दिया था 10⁻² कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका रेडियस जो दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस आर बराबर दे दिया था पाई मीटर। रेडियस कितना दिया है, आर इक्वल टू पाई मीटर, पाई माने 3.14 मीटर है। दिस इज द रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, एंड इट इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि फाइंड द सरफेस करंट डेंसिटी, ये क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ, तो पूछा है सरफेस करंट डेंसिटी बताओ। अब जो बच्चे स्मार्ट थे वो तो डायरेक्ट लिख लिए थे बिना कैलकुलेशन के, अब आप भी स्मार्ट हो ही गए हो, लिख सकते हो सरफेस करंट डेंसिटी। बच्चों ये बताना, इस रेडियस ओडियस का कोई यूज़ है क्या? वो ज़बरदस्ती दिया है, हम जब डेरिवेशन करेंगे तो 2πr लेंथ से डिवाइड कर देंगे, वो सब कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट सरफेस करंट डेंसिटी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि सिग्मा इंटू भी आप भूल जाएं, हम आपका वो ख़राब कंडीशन याद कर रहे हैं कि फार्मूला आप भूल गए। अब फार्मूला भूल गए, अब क्या करोगे? जो फार्मूला बेस्ड है उनका दिमाग तो वहीं पंचर हो जाता है, जैसे ही फार्मूला भूले वैसे ही आगे का सब खत्म हो गया कहानी। हम मान लीजिए फार्मूला भूल गए, कोई बात नहीं है, भूल गए, तब बच्चों मेरे दिमाग में तो आ ही जाएगा कि हमें एक छोटा सा लेना चाहिए तुरंत स्ट्रिप, है कि नहीं? अब देखो मैंने स्ट्रिप लिया, और आप लोग ये सोचो कि आप मेरे को बताओगे, मैं लिखूंगा। बच्चों ये विड्थ हमने ले ली dx, और सिग्मा दिया ही है। अब आप लिखोगे आई, निकालोगे आई बराबर dq/dt। dq माने सिग्मा इंटू एरिया, एरिया होगा 2πrl, क्यों बच्चों? l की जगह dx और डिवाइडेड बाई dt। अब आपने लिखा सिग्मा 2πr इंटू वी। अब आपसे पूछा है सरफेस करंट डेंसिटी, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू करंट पर यूनिट इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या है? जितने लेंथ में करंट फ्लो करेगी, तो इसी लेंथ में तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, इसी से एसोसिएटेड है, तो कितने लेंथ से एसोसिएटेड है? 2πr। तो आपने लिखा I/2πr इक्वल टू सिग्मा वी, and sigma is 10⁻², v equal to 10, then we get 10⁻1 एम्पियर, यूनिट बोलना एम्पियर पर मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई AL-1 करंट पर एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। ए माने एम्पियर, एल माने लेंथ, डायमेंशन लिख रहा था AL-1। तो अब बताइए आप लोग यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ आ गया? तो बच्चों जो मैंने बेसिक शुरू किया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पहला शुरू हुआ कि भाई करंट क्या है वो आना चाहिए। करंट की यूनिट हमने बताई, 2 यूनिट, एक बायट और एक एम्पियर, जिसमें 1 बायट बराबर 10 एम्पियर, यही था, ये सब डिस्कस कर लिया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया भाई करंट के बाद ये आया करंट डेंसिटी आया, सरफेस करंट डेंसिटी आया। अब थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं बच्चों, एक बार ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या मैंने सीखा है। जो हमारे क्लास का जो आउटकम है, जो इधर मैंने बताना चाह रहा था, मैं किस पॉइंट पे फोकस किया था, वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे दूँ। देखो कन्वेंशनल की बात किया था, कन्वेंशनल करंट, ये मेन एडवांटेज था आपका आज का। इसमें 1 डायमेंशन है, अगर 1 डायमेंशन है तो एक ही वायर है, बच्चों 1 डायमेंशन में एक वायर है, और हमने लॉन्ग वायर है मान लो,
इसको v वेलोसिटी से चला दिया था और लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया था। ये पहला केस हुआ था। फिर हमने 2D लिया, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में जैसे मान लो आपने यही वाला केस ले लिया, अभी जब कंप्लीट किया है, ये प्लेट ले लिया ना, ये 2D ही तो था प्लेट, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और ये v वेलोसिटी से चल रहा था। बच्चों ये 2D हो गया, ये 1D और ये 2D हो गया। इसके बाद फिर बच्चों फिर हमने 3D लिया, 3 डायमेंशन लिया। 3D में जो आपको पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में वो ये था, मान लो कि कोई सिलेंडर है, ये ऐसे तो मैंने बनाया ही नहीं था, मैंने तो ऐसे बनाया था, जैसे बनाया था वैसे ही फिर से बना रहा हूँ। ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया था, है ना, ऐसे था। और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया था और ये भी v वेलोसिटी से चल रहा था। देखो ये भी स्पीड से ये भी चल रहा था। अब जब सब उधर चल रहे हैं तो ये इधर क्यों चल रहा है? हाँ, ये खराब उल्टा चल रहा है ना। सबको एक तरफ चलाओ, इधर ही चला दो। बच्चों ये सारा इन्फॉर्मेशन था। इसमें आप लोगों ने इस वाले में, पहले वाले में आपने करंट लिखा था। करंट I बराबर याद करो लैम्डा इंटू वी। दूसरे वाले में आपने लिखा है सरफेस करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू वी। तीसरे वाले में आपने लिखा था करंट डेंसिटी CD, करंट डेंसिटी J और J बराबर लिखा था रो इंटू वी। तो वहाँ पे लैम्डा दिया था तो लैम्डा वी, यहाँ पे सिग्मा दिया था सिग्मा वी, वहाँ पे रो दिया था तो रो इंटू वी। एक ही जैसा 3 केस पढ़ा है और मैंने 3 पॉइंट पे डिस्कस किया था। मेरा मेन मोटिव यही समझाना था जो अभी लिखा हुआ है। कंडक्शन करंट तो आपको बहुत आता है, कन्वेंशनल मेरे को सिखाना था फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चों एक बार ये टेबल प्रिपेयर हुआ, अब इससे थोड़ा सा आगे चलें आप। अब इसमें जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ेंगे आप, ओम्स लॉ। इस करंट वाली सर्किट, जिस सर्किट को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम करंट की बात करेंगे, इस पे जो पहला एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीज़ों को समझा, वो जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने इसको सीखा। अब इन्होंने क्या चीज़ बताया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया, उसे मैं लिखने चला। बच्चों अब ओम्स लॉ क्या है उसको चलो समझें। पूरे लोग तैयार हैं? देखिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे। ये बच्चों ओम जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि कोई वायर है, इस वायर में करंट पास करा रहे हैं, ये करंट आ रही है, इसमें करंट पास करा रहे हैं, करंट आई। हम देखिए दो तरह से क्वेश्चन करते हैं। आपने कोई वायर को लिया और उसमें बैटरी लगा दिया और बैटरी के वोल्टेज के वजह से करंट आया, मतलब आपने बैटरी लगाया तो करंट आया। ओम का लॉ क्या है, बैटरी लगाया तो करंट आया या करंट फ्लो कराया तो पोटेंशियल आया।
तो ओम्स लॉ क्या है? करंट फ्लो करने से पोटेंशियल आया। और यूजुअली घरों में हम क्या करते हैं? वोल्ट देने से करंट आता है। बैटरी लगाओगे तो पंखा चलेगा, बैटरी लगाओगे तो टॉर्च जलेगा, तो बैटरी लगाओगे तो मोबाइल चलेगा। तो बैटरी लगाने माने वोल्ट देने से आया, ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ क्या है? करंट आने से पोटेंशियल आना। उल्टा इन्होंने किया था काम कि करंट फ्लो करने से वोल्ट आया। पहले तो ये समझना है कि ओम ने क्या किया था, बैटरी से करंट पाया कि करंट से वोल्टेज पाया? तो करंट से पोटेंशियल डिफरेंस पाया। इन्होंने क्या फ्लो कराया था? करंट। इसका इनपुट क्या था? करंट। आउटपुट क्या था? वोल्टेज। यूजुअली हम क्या करते हैं? इनपुट है वोल्ट और आउटपुट है करंट, उसका ठीक उल्टा है ओम्स लॉ। मेरी बात समझ में आई? तो ओम का लॉ पहले समझ लो कि भाई क्या है। पहले तो यही समझ में आए। आधे ज़्यादा लोग तो यही नहीं जानते कि आखिर ओम ने क्या किया था। तो उन्होंने यही किया था बच्चों, जो मैंने आपको भी बताया। अब देखो, ऐसे समझ लो आप, इनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से हम शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं वहीं से। ये इन्होंने लगा दिया एमीटर, ये एमीटर है, पीला वाला एमीटर है। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लगा दिया वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसी के बीच में, तो यहाँ पे इन्होंने लगा दी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टमीटर। अब ये करंट इसमें फ्लो करेगा आई, और इस आई की वजह से भी आएगा। समझ आ रहा? तो कभी कभी देखोगे अपने क्वेश्चन पेपर में, तो 4 सर्किट बना होगा, तो उसमें लिखा होगा कि ओम लॉ कौन सर्किट है। तो ऐसे देख लेना कि करंट आने से वोल्टेज आ रहा होगा, जिसमें वही टिक कर देना। बैटरी से करंट आ रहा है, उसे छोड़ देना। यहाँ करंट से बैटरी का काम हो रहा है ना, देयर इज नो बैटरी, उस करंट की वजह से आ रहा है। इन्होंने क्या किया बच्चों? पहले तो ये क्या लिए थे? ये क्या था? सुपर कंडक्टर की सेमी कंडक्टर? न सुपर कंडक्टर था न सेमी कंडक्टर, ये सीधा कंडक्टर था। ठीक है? सुपर कंडक्टर के लिए कोई दूसरे लोग काम किए हैं, सेमी कंडक्टर के लिए तीसरे लोग काम किए हैं, पहले ये काम किए हैं। कंडक्टर के लिए मिस्टर ओम जी, तो ओम ने इस पे काम किया था। अब इन्होंने क्या सिखाया था? इन्होंने लिखा था, पहले तो ये लिखा कि जो कंडक्टर को लेना उसे बार बार बदलना मत, या जो कंडक्टर है वो दिया हुआ होना चाहिए, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा फॉर गिवन वायर, वायर गिवन है। बच्चों, इस गिवन वायर से हमारा क्या मतलब है? गिवन वायर का मतलब है नो चेंज इन मटेरियल, नो चेंज इन मटेरियल, इसके मटेरियल में चेंज ना हो, और नो चेंज इन इट्स ज्योमेट्री, और इसकी ज्योमेट्री में चेंज ना हो, इट्स ज्योमेट्री, इट्स ज्योमेट्री। तो किताब में लिखा है गिवन वायर, तो गिवन वायर से मतलब बच्चों को क्या समझना है कि जिस वायर को लेना, जिस चीज़ का आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उस वायर को बदलना मत, ना तो उसके मटेरियल को बदलना, ना तो उसकी ज्योमेट्री को बदलना। पता चला कि आपने कॉपर वायर लिया, थोड़ी देर बाद एल्युमिनियम ले लिया। पता चला कि उसका वायर का शेप सिलेंड्रिकल था, थोड़ी देर बाद को टेढ़ा मेढ़ा कोई और शेप बना दिया, तो वो सब नहीं चलेगा। पहले उन्होंने क्लियर कर दिया था कि तुम्हारा वायर का शेप, मटेरियल, साइज फिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तब और आगे लिखा फॉर गिवन वायर, फिर लिखा तब इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी सेटअप कर देना। इन्वायरमेंटल कंडीशन भी नहीं बदलना है। क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बदलना है, टेम्परेचर ना बदले, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट प्रेशर
प्रेशर भी ना बदले, ना टेम्परेचर बदले और ना प्रेशर बदले। आपने किताब में पढ़ा है तो उसमें लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के आगे लिखा है ETC। ETC माने हैं इत्यादि, ऐसे लिखा रहता ना ETC। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब वो लिखा रहता फिजिक्स में ETC। सोचो कितनी खतरनाक बात है। फिजिक्स में ETC जिसका बाउंड्री वेल डिफाइन है, उसमें लिखा है कि ETC माने एक्स्ट्रा और तमाम चीज़ें, आला बाला चीज़ें हैं। अब ETC में तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ETC का मतलब उन्होंने लिखा कि मान लो कुछ उनको ज्ञान कम था, उनको मान लो कुछ और भी हो तो ले लेना। तो वो ETC हम नहीं लिखेंगे, हटाओ इसको। उसकी जगह उनको नहीं समझ आ रहा, लिखना ये चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेस, यही वो नहीं लिखे थे। उसी को ETC पढ़ते हैं पब्लिक। उसे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेस। फिजिक्स बच्चों इसमें हर चीज़ फिक्स है, यहाँ ETC इत्यादि नहीं चलता, यहाँ हमें सब बताना पड़ता है। मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब ब्रैकेट में लिख दो टेंशन। कम समझ में आए तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। इस समय टेंशन का माहौल चल रहा है। तो मैंने क्या लिखा है? गिवन वायर के 2 चीज़ फिक्स हो गया। इन्वायरमेंटल कंडीशन में 3 चीज़ फिक्स हो गया, टेम्परेचर ना बदले, प्रेशर ना बदले, मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब टेंशन ना बदले। अगर ये सब इंश्योर कर लिया, सब कुछ ठीक है, ओके, तब आगे लिखना, तब ओम काला लगेगा। और अगर ये बदल रहा है तो ओम काला मत लगाना, अगर ये नहीं बदल रहा है तो ओम काला 100% लगाना। तब बच्चों इसके बाद ओम काला लगेगा। तब इन्होंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर किया? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया अक्रॉस कंडक्टर, अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू कंडक्टर। तो कंडक्टर में कितनी करंट जा रही है उससे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V लिख लूँ, हमने यही लिखा था, तो आप लिख सकते हो अब V प्रोपोर्शनल टू I। देखो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I है, बिकॉज वी गेट वोल्टेज, हमारा आउटपुट वोल्टेज है और किससे मिला था? करंट से। तो V इज द फंक्शन ऑफ I बट नॉट I इज द फंक्शन ऑफ V। जब हम बैटरी लगा देते हैं पहले तो उसमें I V का फंक्शन हो जाता है और यहाँ पे V I का फंक्शन है। अंतर मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इन्होंने देखा, क्या देखा था पहले बता दूँ। इन्होंने एक बार एल्युमिनियम लगाया, एल्युमिनियम का वायर लगाया और उसमें 2 एम्पियर करंट डाले तो 4 वोल्ट आया। कॉपर वायर लगाए, वही करंट पे मान लो कि 5 वोल्ट आया। लोहा लगा दिए, उसमें वही करंट इंटर कराए तो 7 वोल्ट आ गया। तो बोले कि करंट वही है, मटेरियल बदलने पर डिफरेंस कम ज़्यादा हो रहा है। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे गड़बड़ी है। अगर मेरे पढ़ाने और आपके रिजल्ट में अंतर ज़्यादा चल रहा है इसका मतलब गड़बड़ी है, और अगर मेरे पढ़ाने और आपके रिजल्ट में अंतर नहीं चल रहा है इसका मतलब अच्छाई है। मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया, आपके चैप्टर का टेस्ट हुआ, आपने पूरे नंबर ला दिया, इसका मतलब आप अच्छे हैं। हमारे और आपके बीच में अंतर नहीं है, जो मैं चाहता हूँ आप कर रहे हैं। पता चला मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और माइनस में नंबर आ गया,
तब बड़ा मुश्किल हो गया कि अरे जीरो भी आया होता तो सही है। इसका मतलब जितना मैं पढ़ाया उसका उल्टा सीख लिया। तब इसका मतलब क्या है? आलस्य ही आलस्य। और आलस्य को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस है इसका मतलब उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस से। अगर नंबर में डिफरेंस आ गया तो रेजिस्टेंस, कहीं भी डिफरेंस आ जाए तो उसका मेजरमेंट हो गया किसका? रेजिस्टेंस का। तो डिफरेंस किसकी वजह से आता है? ड्यू टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कारण डिफरेंस आता है, तो उस प्रॉपर्टी को इन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस होगा। तो बच्चों उस रेजिस्टेंस को R लिखेंगे, तो V बराबर IR लिखा, और R को ओम ने क्या कहा? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस आ गया, अब इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी। एक नया प्रॉपर्टी मिली ना मेरे को। अब रेजिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों इधर हम लिख रहे हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब R बराबर आप लिखोगे V अपान I। तो V माने वोल्ट और I माने एम्पियर। तो वोल्ट और एम्पियर। तो इन्होंने देखा कि फिजिक्स में जो काम करते हैं वो सब अपना अपना नाम लिखते हैं। वोल्टा ने काम किया तो अपना नाम वोल्ट लिख दिए, एम्पियर ने काम किया तो अपना नाम एम्पियर लिख दिए। तो बोले फिजिक्स ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, जो मन आए वो काम करके अपना नाम लिख दो। तो नाम लिखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी से कम हूँ क्या? तो इन्होंने भी अपना नाम लिख दिया। और रेजिस्टेंस का यूनिट तब उन्होंने क्या लिखा? ओम। ओम इनका नाम था, ओम लिख दिया। तो 1 ओम बराबर क्या हुआ बच्चों? 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। और इन्होंने सिंबॉलिकली उसको लिखा और रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऐसे बनाया। इनको ये सिंबल बड़ा अच्छा लगता था तो इन्होंने इसको यूज कर लिया। तो अगर ये कहीं लिखा, जैसे लिखा 10 ओम, तो 10 के बाद वही चिन्ह लगा दो, ओम हो गया। तो ये सिंबल बनाया रेजिस्टेंस के लिए, ओम के लिए सिंबल है 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। बच्चों ये तो कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है ना। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक। तो इसमें ESU चलेगा कि EMU? हाँ, इन EMU। अब आगे लिखो इन EMU। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कन्वर्जन वाले हैं। तो बच्चों 1 वोल्ट, V बराबर आपने पढ़ा है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं सुबह शाम। V बराबर W/Q। W माने जूल, Q माने कूलाम। तो बच्चों 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 कूलाम, 1 जूल 10⁷ अर्ग, और 1 कूलाम 1/10 EMU। EMU बराबर हुआ 10⁸ EMU। तो बच्चों 1 वोल्ट को अगर EMU में लिखोगे तो 10⁸ EMU होगा। आपको जब मैग्नेट में पढ़ोगे, मैक्सवेल यूनिट आएगा, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगा। ये कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिसको कन्वर्जन नहीं आता उनका कन्वर्जन एग्जाम में हो जाता है। तो 1 वोल्ट बराबर कितना है? 10⁸ EMU। अब आप लिखोगे, फिर लिखोगे हेंस 1 ओम बराबर 1 वोल्ट माने 10⁸। और बच्चों 1 एम्पियर में कितना बायट? 1/10 बायट, BIOT EMU। अब ये यूनिट EMU में ही लिखोगे आप। तो 1 ओम बराबर हो गया 10⁹ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ये आया।
बच्चों ये 1 वोल्ट बराबर कितना आ गया? 10⁻8 mu आ गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। 1 ओम बराबर 10⁹ mu। अब ये तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका क्या कम हो रहा है? कंडक्शन। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्शन कम हो रहा है। तो जैसे मटेरियल का रेजिस्टेंस है तो उसको मैं दूसरे टर्म में भी लिख सकता हूँ, और उसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? उल्टा कंडक्टेंस। तो एक टर्म यहाँ पे और यूज़ किया गया, कंडक्टेंस, कि अगर हम ये बोलें कि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि कंडक्टेंस कम है, और अगर ये बोलना चाहें रेजिस्टेंस कम है तो बोलेंगे कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो एक ही चीज़ को हम दो तरह से बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये बोला कि बहुत आलसी है, तो जिसको मैं बोलूँगा उसको ख़राब लगेगा। तो मैंने बोलूँगा कि ये आलसी बहुत है, उसको मैं हटा के मैंने बोला कि आजकल एक्टिव नहीं रहते। तो जब मैं बोलूँगा आजकल एक्टिव नहीं रहते तो उससे वो कम नाराज़ होंगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि महा आलसी तो बहुत नाराज़ होंगे। हैं? तो बच्चों यही है। तो हम किसी चीज़ को दो तरह से बोलते हैं कि ऐसे भाषा बोलो कि काम भी हो जाए, उसको ख़राब भी ना लगे। यही बुद्धिमानी है। तो चलिए, बुद्धिमानी की बात है कि रेजिस्टेंस के बजाय हम क्या यूज़ करें? कंडक्टेंस। तो अब लिखिए कंडक्टेंस। हाँ, एक बात और लिख लो ज़रा। देखो, एक ऐसे पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है। 1